शुरू करें। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में 4 इकाई होती है। पहली इकाई के अंतर्गत ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है, अर्थात इतिहास से। दूसरी इकाई के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है, अर्थात उसको भूगोल कहते हैं। तीसरी इकाई जो ये है उसमें राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, अर्थात उसको नागरिक शास्त्र कहते हैं। और चौथी इकाई होती है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पर हम तीसरी इकाई के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरी इकाई, इसमें पहला अध्याय लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, उसका क्या आशय है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोकतंत्र हिंदी के संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। लोक धनतंत्र। लोक माने जनता और तंत्र माने शासन। क्या होता है? लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। इसके और भी 2 नाम होते हैं पर्यायवाची के रूप में, अर्थात लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र एक ही है। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन। उसी प्रकार से प्रजातंत्र का भी अर्थ होता है प्रजा माने जनता, तंत्र माने शासन। जनतंत्र का भी वही अर्थ होता है, जन माने जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। अब इसको अंग्रेजी के शब्दों में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा के अंदर डेमस धन क्रेसिया। क्या होता है? डेमस धन क्रेसिया। डेमस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है सत्ता, अर्थात जनता का सत्ता, वही जनता का शासन। इसका भी अर्थ इसमें यही होगा। अब लोकतंत्र की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, अनेक राजनीतिज्ञों ने दिया है, परंतु यहाँ सबसे सरल और उपयुक्त परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो एक तरह से कहा जाए तो अब्राहम लिंकन की मानी जाती है, जो काफ़ी सरल भी है समझने में। यहाँ देखिए, हम ध्यान दें, अब्राहम लिंकन के अनुसार, जो अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, आज तो नहीं इस दुनिया में है, लेकिन उनकी परिभाषा इतिहास के पन्नों में, नागरिक शास्त्र के अंदर, राजनीति शास्त्र के अंदर अमिट अक्षरों में पड़ी हुई है। तो देखिए अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, अर्थात लोकतंत्र जनता का। देखिए इनकी परिभाषा कितनी अच्छी है, कितनी उपयुक्त है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इस परिभाषा का आशय ये हो गया, स्पष्ट हो रहा है कि यह जनता जो है शासन में भाग लेती है अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात शासन की सत्ता की जो बागडोर है वह जनता के हाथों में होती है। जिसको जनता चाहेगी लोकतंत्र में, वही सत्ता पर आसीन होता है। इनकी परिभाषा से फिर एक बार ध्यान दें, लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए। किसके लिए है? जनता के लिए है, और जनता के द्वारा शासन है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, अर्थात देख रहे हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र जनता का है। किसका है? जनता का है। किसके लिए है? जनता के लिए है। कौन शासन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है शासन में भाग लेती है। अब यहाँ पर हम एक बात पर ध्यान देंगे कि लोकतंत्र का रूप जो है दुनिया में, पूरे विश्व में भिन्न भिन्न तरह का है।
लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया, अर्थात लोकतंत्र के प्रकार को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि उसके स्वरूप तो ऐसे भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको डिवाइडेशन करने के लिए कैसे उसका अध्ययन किया जाए, उसको अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में रखा गया। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात सीधे जनता जहाँ शासन में भाग लेती हो, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, सीधे जहाँ जनता शासन में भाग लेती हो, ऐसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये दुनिया का एक ही देश मिलता है ऐसा जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? स्विट्जरलैंड। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट का अर्थ हो गया, जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात इसमें जनता जो है शासन में सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। कैसे भाग लेती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। माध्यम क्या होता है कि वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता जो है वहाँ व्यवस्था दी जाती है, हर देशों में है, क्योंकि वयस्क मताधिकार शब्द में जो आया है इसके अंदर उम्र जो है भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। जैसे भारत में 18 वर्ष रखी गई है वयस्क के लिए, वयस्क नागरिक के लिए, तो वहीं पर चाइना में 21 वर्ष है, पोलैंड हालैंड में भी 21 वर्ष है। तो इस तरह दुनिया की उम्र में अलग अंतर हो सकता है, लेकिन सब जगह लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था ही प्रचलित है, जो दूसरा नंबर वाला है। और इसके अंदर जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता जो है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है शासन करने के लिए। अर्थात हम देख रहे हैं कि जनता स्वयं सीधे भाग न लेकर के शासन में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। कैसे भाग लेती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लेती है। तो प्रतिनिधि क्या करते हैं कि जिस दल की बहुमत होती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, उस दल का सरकार बनती है, और फिर वही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है जो व्यवस्थापिका में होते हैं, जहाँ पर नीति या नियम बनाए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। व्यवहार में देखा जाए तो कहीं ऐसा नहीं हुआ, केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। अब यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, विश्व के सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं वो अपने अपने माध्यम से, संविधान के माध्यम से शासन का स्वरूप निर्धारित किए हैं। हमारे यहाँ कुछ और है तो दुनिया में और कुछ जगह कुछ और हो सकता है। अब देखिए लोकतंत्र की विशेषता, चूँकि वो अगले चैप्टर में होगा तो बताया जाएगा। लोकतंत्र की विशेषताएं देखा जाए, यहाँ पर प्रकाश डाला जाए कि लोकतंत्र की क्या करैक्टरिज है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, करैक्टर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि लोकतंत्र की सबसे अहम विशेषता जो होती है जनता के व्यक्तित्व का निर्माण, अर्थात इसमें जो जनता है उस जनता को सबको समान रूप से बढ़ने का अवसर मिलता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सभी को अवसर मिलता है। इसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है, मानी गई प्रथम विशेषता हो गई कि जनता के व्यक्तित्व का निर्माण इसमें होता है, चाहे वो बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, जिस क्षेत्र में उसका मतलब विकास चाहता है उस क्षेत्र में उसको विकास करने के लिए सुअवसर प्रदान किए जाते हैं। अर्थात जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने का एक सुंदर अवसर इस शासन व्यवस्था में प्राप्त होती है। अब दूसरा नंबर पर हम ध्यान दें। दूसरी विशेषता क्या है? सत्ता का दुरुपयोग न होना। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, जो शासन व्यवस्था होती है, उसका दुरुपयोग होने की संभावना करीब करीब 9 के बराबर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सत्ता में भागीदार होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और उनके प्रतिनिधि होने के नाते सत्ता का दुरुपयोग
नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भावना हमेशा रहती है। फिर हमको जनता के बीच में जाना होता है, जनता ही हमारी चयन करके भेजी है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इसमें शासन की बागडोर एक जगह केंद्रित न होकर के, अर्थात एक जगह इकट्ठा न होकर के वह 3 रूपों में विभक्त होती है। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं, छोटी कक्षाओं में बताया होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो ये जो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये तीनों का काम संविधान के माध्यम से अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि जो सत्ता में भागीदार कार्यपालिका है, जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, चाहे वो संघ की मंत्रिपरिषद हो, केंद्र की मंत्रिपरिषद हो अथवा राज्य की मंत्रिपरिषद हो, वह व्यवस्थापिका के अधीन रहकर काम करती है। संसदीय शासन प्रणाली में जो हमारे देश के अंदर है, दुनिया में और भी जगह पर जो शासन का रूप है, वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकतंत्र के अंदर सत्ता का दुरुपयोग न होने पावे, संविधान के माध्यम से कुछ अंकुश लगाने का, कुछ नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया है। भारत में भी वैसा ही है कि यहाँ पर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद जो है वो व्यवस्थापिका के अधीन रह करके काम करती है, अर्थात व्यवस्थापिका का उस पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, वाद विवाद के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, प्रस्तावों के माध्यम से भी नियंत्रण रखती है। इससे स्पष्ट हो रहा है प्रस्ताव कई तरह के होते हैं, जैसे आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, जो सबसे खतरनाक प्रस्ताव माना जाता है मंत्रिपरिषद के लिए जब अविश्वास की स्थिति आती है। तो इसके माध्यम से हम देखें तो सत्ता का दुरुपयोग होने के अवसर यानी चांसेस जो होते हैं कम होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अंकुश लगाने की व्यवस्था संवैधानिक ढंग से की जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अतः लोकतंत्र की दूसरी विशेषता एक प्रमुख ये भी है कि यहाँ सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावनाएं न के बराबर होती है। तीसरी विशेषता यह है जन भावनाओं का आदर। जन माने जनता, भावना माने उनकी इच्छा। जनता की इच्छाओं का आदर किया जाता है लोकतंत्र के अंदर। यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि कोई भी सत्ता पर आसीन होने वाली पार्टी, दल जन भावनाओं का उल्लंघन करके वह शासन सत्ता पर आसीन नहीं रह सकती है लंबे समय तक। इसलिए उसको यदि सत्ता में बने रहना है तो जनता की भावनाओं का भी ध्यान रख करके शासन का संचालन करना पड़ता है। तो देखिए तीसरी विशेषता एक बहुत अच्छी हो गई कि इसमें जनता की भावनाओं का आदर किया जाता है, जबकि अन्य शासन प्रणाली में ऐसा बहुत कम अवसर मिलते हैं, चाहे वो राजतंत्र रहा हो अथवा कुलीन तंत्र रहा हो। जितनी जनता की भावनाओं का आदर सम्मान लोकतंत्र में देखा जाता है, उतनी शासन व्यवस्था के अंदर जनता की भावनाओं का आदर दूसरे तंत्र में दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, कम अवसर देखने के लिए मिलते हैं कि जन भावना का हमेशा ध्यान रखा जाए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सदैव इस बात में, चाहे जो भी पार्टी सत्ता पर आसीन होती है, उसके अंदर ये भावना होती है कि जनता के अंदर हमारा अच्छा संदेश जाए, अच्छे बात हमारी नीतियाँ वहाँ पहुँचे, ताकि हम सत्ता पर लंबे समय तक रह सकें। इसलिए जनता की भावनाओं का आदर इस लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है, किया जाता है। अब चौथा नंबर है लोक हित का शासन। लोक माने जनता, हित माने कल्याण, यानी जनता की कल्याण करने वाला ये शासन है लोकतंत्र। इसमें जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें जन कल्याण की भावना होती है। जैसे हमारे देश में देखिए मनरेगा है, इसके बाद जो गांव में देख रहे हैं शौचालय बनाए जाते हैं सबके लिए होते हैं। जो गरीब जनता है, जिनके पहुंच से बाहर की चीज़ें हैं, लोकहित का ध्यान दिया गया। सड़क है, खड़ंजा है, नाली है, गांव स्तर पर भी देखिए दिया जाता है, प्रधान के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं। तो हम ध्यान दें कि लोकतंत्र के अंदर जो शासन की इकाइयाँ होती हैं निचले स्तर से होकर के ऊपर तक त्रिस्तरीय शासन प्रणाली होती है, एक तरह से कहा जाए तो। केंद्र की स्तर की शासन प्रणाली को हम केंद्रीय शासन कहते हैं, संघीय शासन। प्रांतों की शासन प्रणाली को हम प्रांतीय सरकार कहते हैं।
जो जिला हैं, जो महानगर हैं, वहाँ पर महानगर पालिकाएँ जनता के द्वारा चयनित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। वहाँ स्थानीय शासन है। जो गांव हैं वहाँ पर ग्राम सभा का गठन किया गया है। संविधान के माध्यम से ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं, जो जनता द्वारा चयनित की जाती हैं और वो जनता की भावनाओं का आदर करके जो गांव में जो भी केंद्र से या राज्य से जो भी व्यवस्थाएं आती हैं, वह व्यवस्था जन कल्याण की होती हैं और जन कल्याण का ध्यान रखते हुए इसमें जो है सारी व्यवस्था शासन का संचालन किया जाता है। इस प्रकार हम नज़र डालें, ध्यान दें तो लोकतंत्र की जो दोष है वो कम है और जो विशेषताएं हैं वही ज़्यादा हैं। अर्थात लोकतंत्र शासन की जितनी भी शासन प्रणाली रही है उसमें सबसे सुंदर माना गया है, बशर्ते भीड़ तंत्र न होने पाए। क्योंकि अरस्तू ने कहा था कि लोकतंत्र का जब विकृत रूप होगा तो वह लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। भीड़ तंत्र का अर्थ होता है कि शासन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि हो जाएं, सब लोग उसी को प्राप्त करने के लिए एक तरह से हावी हों कि नहीं हमको भी सत्ता में आना चाहिए, हम भी उस पर चलें, संख्या बढ़ा दी जाए जनप्रतिनिधियों की, तो ऐसे भीड़ तंत्र हो जाएंगे। इसीलिए अरस्तू ने कहा था कि लोकतंत्र तब तक अच्छा माना जाएगा जब तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित के लिए शासन करेंगे, तब तक वो लोकतंत्र होगा। और जिस दिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित का ध्यान न रखते हुए स्वयं स्वार्थ में डूब जाएं, स्वार्थ के लिए शासन करना शुरू कर देंगे, तो वह जनतंत्र जो है बिगड़ करके विकृत होकर के भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। अर्थात लोकतंत्र का विकृत रूप जो होता है वह भीड़ तंत्र कहलाता है। और भीड़ तंत्र जब होता है तो इसीलिए होगा क्योंकि उसमें जनता की भावनाओं का, जनता के हित का शासन न करने के लिए बल्कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं स्वयं अपने स्वार्थ में डूब जाएंगे। और देख ही रहे हैं कि उसका स्वरूप हर देशों में दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार में पकड़ा रहे हैं, जनता की भावनाओं का आदर कम कर रहे हैं। बल्कि अब वो टॉपिक बात कीजिए, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के लोकतंत्र के अंदर हम देखें, यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नैतिकता के आधार पर, अपनी जिम्मेदारी के आधार पर और देश की जनता उनको चुनी है उसको ध्यान में रखते हुए यदि शासन की सत्ता को संभालते हैं और शासन देते हैं, तो वह जो है ज़्यादा वह एक तरह से काफ़ी जनता के हित के लिए होता है। लेकिन जब वो अपने स्वार्थ में डूब जाएंगे तो अब वह जाकर के लोकतंत्र का विकृत रूप होकर के भीड़ तंत्र होता है और वो लोकतंत्र की विशेषता की जगह पर कमियां हो जाती हैं। यहाँ पर हम विशेषता की चर्चा कर रहे थे। ये लोकतंत्र की चारों विशेषताएं अपने आप में ये दर्शाती हैं कि लोकतंत्र दुनिया की जितनी शासन व्यवस्थाएं इसके पहले हो चुकी हैं उसमें सबसे सुंदर और उपयुक्त मानी गई है।